नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप खबरों की खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। अंबेडकर स्मारक मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। लखनऊ की सबसे बेहतरीन जगह जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न ज़माने की, वो ये अंबेडकर स्मारक है। खबरों की शुरुआत करते हैं अंबेडकर, क्योंकि लगातार सुर्खियों में है। अभी हमने अंबेडकर जयंती भी मनाई, लेकिन आजकल चर्चा वक्फ की ज़्यादा हो रही है। वक्फ कानून पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी उसको चैलेंज देती हुई शुरू हो गई, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। आज खबरों की खबर में जो सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे वो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई शुरू हुई, लगातार 2 दिन से सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें आज आदेश दे दी जिससे पीड़ित पक्ष कह लीजिए या मुस्लिम पक्ष कह लीजिए, उनको कुछ राहत महसूस हो सकती है कुछ दिनों के लिए। लेकिन इन सब के बीच में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हम एक इस पर विशेष पड़ताल अपनी आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगली खबर के तौर पर हम आपको पश्चिम बंगाल लिए चलेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है। इन सब के बीच में अब बीजेपी ने डिमांड करनी शुरू कर दी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी उस राज्य को नहीं संभाल पा रही हैं। अगली खबर के तौर पर हम आपको एक बार फिर मेरठ लिए चलेंगे। मेरठ में एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें पति और पत्नी के रिश्तों में किस तरीके से गिरावट आती जा रही है उसको दर्शाती है। हमने एक खबर आपको दिखाई थी सौरभ हत्याकांड वाली, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लाश को एक नीले ड्रम में चुन दिया था। एक बार फिर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की है, लेकिन इस बार कहानी में सांप का एंगल है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और चौथी खबर नरभक्षियों के बारे में है कि आज कैसे जंगल कटते जा रहे हैं। नरभक्षियों को गांव का रुख करना पड़ रहा है अपने खान पान के लिए। और आज तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। सबके सामने एक शेर आया और एक बच्चे को उठाकर ले गया। ये खबर आपको दिखाने वाले हैं, पर शुरुआत करना चाहूँगा आज की सबसे बड़ी घटनाक्रम से, जो कि वक्फ कानून को लेकर है। बीते 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो तमाम पिटीशंस आई, उन पर सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हद तक राहत भी दी, केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया नोटिस देकर कि जवाब दो, और तब तक कोई भी नई कानून में जो तमाम प्रावधान है वो लागू नहीं हो सकते। यानी वक्फ की ज़मीनों को डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इन सब के बीच में जो हिंसा हो रही है सड़क पर, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सड़क पर देश भर में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो क्या है वक्फ कानून को लेकर देश का मिजाज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, आइए नजर डालते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जलवा। नए वक्फ कानून के विरोध और बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाएं सड़कों से उठकर सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ कई अर्जियां थीं, तो कोलकाता हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा और दंगा का विषय था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार और गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें अहम बात ये निकली कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और कोर्ट से वक्फ की रजिस्टर या नोटिफाइड संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। वहीं केंद्र सरकार के जवाब के बाद 5 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को भी जवाब देना होगा और इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद दोनों पक्ष इसे अपने हिसाब से देख रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे
सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के 3 प्रावधानों का जिक्र किया था। पहला है वक्फ बाय यूजर, जो एक परंपरा है जिसमें कोई संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक, धार्मिक या परोपकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण वक्फ मानी जाती है, भले ही उसके पास लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्री ना हो। दूसरा है कलेक्टर के अधिकार। गौरतलब है कि अगर जिला कलेक्टर किसी संपत्ति को सरकारी जमीन के रूप में पहचानता है तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी जब तक कि कोर्ट इसका अंतिम निर्णय न दे। तीसरा है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम समुदायों का, जिस पर बुधवार को अदालत ने सवाल उठाया कि हिंदू संगठनों में मुस्लिम सदस्य कहां रखे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को वक्फ कानून के विरोधी बड़ी राहत मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है। भारतीय जनता पार्टी मन विधान से देश को चलाना चाहती है, संविधान से नहीं चलाना चाहती, मन विधान से चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद का कोई रास्ता ही नहीं खोलते हैं ये लोग। जब कई दल और महत्वपूर्ण संगठन ये सुझाव दे रहे थे कि इस तरह का फैसला, इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए वक्फ का, लेकिन सरकार लेकर के आई है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। ये लूट की खुली छूट जो वक्फ के नाम से थी, अब उसको ताला लगाने का काम आ गया था। ना किसी मस्जिद पर, ना किसी मदरसे पे, ना किसी कब्रिस्तान पर कोई कार्रवाई होगी, ये मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है। लेकिन वक्फ की जमीनों का लाभ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और उनकी मदद के रूप में मिले, ये हमारा संकल्प है, हम करके दिखाएंगे। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। जो इशूज कल उठाए गए हैं उस इशूज को एड्रेस किया जा चुका है। उस इशूज में अब कहीं कोई, कल जो सदन को जानते हैं, इनके वकील लोग जानकार होने के बावजूद भी अनजान थे और फिर भी वो चाहते थे कि एक इंट्रीम ऑर्डर हो जाए। तो जो देश में एक इम्प्रेशन बना रहे थे कि किसी तरीके से इस पर इंट्रीम ऑर्डर हो जाए और एक चीज़ें हो जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, फिर और पिटिशनर्स को टाइम दिया है, तो निश्चित तौर से स्वागत है। दूसरी तरफ वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई सोमवार को होगी। लेकिन न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ की 4 प्रमुख टिप्पणियां रहीं। नंबर 1, मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल की तैनाती बनी रहेगी। नंबर 2, हिंसा और अशांति के बाद की स्थिति की जांच एक 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि होंगे। नंबर 3, हिंसाग्रस्त और अशांत इलाकों में राज्य सरकार को पुनर्वास के लिए कदम उठाना चाहिए। और नंबर 4, पुनर्वास होने तक कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। लेकिन विरोधियों के लिए बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। যারা বিজেপি ফিট করে দিচ্ছে আর আপনি এখানে ফিট করছেন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে দিচ্ছেন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সব খবর কি সত্যি? সব তথ্য কি সত্যি? আবার সব খবর মিথ্যেও নয়। কিন্তু আপনারা তো অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে বাড়বাড়ন্ত এমন করেন। এখন তো এআই বেরিয়ে গেছে, ছদ্মবেশেও করেন, সামনাসামনিও করেন। বিজেপির টাকায় অনেকগুলো এজেন্সি আছে, সোশ্যাল মিডিয়া তো ওরা 99% দখল করে রেখে দিয়েছে। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। एक तरफ कानून व्यवस्था का सवाल है, दूसरी तरफ वक्फ कानून पर उठे शंकाओं का सवाल है।
और तीसरी तरफ वोट बैंक का सवाल है, जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दांव चल रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आइए, बात तो वक्फ कानून की चल रही है, तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में तो बहस चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक हिंसा भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मासूमों को परेशानी भी हो रही है। बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद के दंगों के बाद बहुत सी जगह पर मासूम और निरीह लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया है और कुछ लोगों की तो हत्या तक कर दी गई है। इसके बाद से लेकर बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार फुल मेजॉरिटी की, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट। And Murshidabad pre-planned communal riot. Don't allow any atrocious terrible to your home minister. वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल टूट जाती है, जब राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं करती, जब राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो या फिर केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर भी राष्ट्रपति इसका फैसला ले सकते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं? तो उनकी मांगों में ये आधार दिख रहे हैं। चाहे लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल हो या राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, ये सभी लगातार मांग कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की हिंसा राष्ट्रपति शासन के लिए ठोस आधार है। देश देख रहा है ना कि कानून को स्थापित करना राज्य का काम है और राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। मुर्शिदाबाद में पहले 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी, लेकिन 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा इतनी भयावह थी कि लोग अपना घर द्वार छोड़कर भागने लगे। हिंसा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिन्हें वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों की शह मिली हुई थी। लेकिन इसके शिकार वहाँ के आम हिंदू हुए, वो लोग जो किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनके लिए पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से।
मुर्शिदाबाद की हिंसा राज्य सरकार और ममता बनर्जी की प्रशासनिक क्षमता पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सवाल इसलिए और भी अहम हो जाता है कि अपना घर छोड़कर मुर्शिदाबाद से मालदा आने वाले लोगों का यही कहना है कि वो तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे जब तक पैरामिलिट्री फोर्स का कैंप न हो। लोगों को बंगाल की पुलिस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अब बीजेपी इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। बंगाल की पुलिस ममता के कैडर की तरह काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसके जवाब में ममता बनर्जी का कहना है कि सब साजिश अमित शाह की है। I will again appeal to Narendra Modi ji. Under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। दरअसल ममता बनर्जी अपने ही राज्य में अपनों के ही बनाए चक्रव्यूह में घिरती जा रही हैं। चक्रव्यूह का पहला घेरा मुर्शिदाबाद की हिंसा है, जिसने दंगे का रूप ले लिया। दूसरा घेरा सरकारी शिक्षकों की भर्ती में घोटाले को लेकर उठते सवाल हैं। तीसरा घेरा टीएमसी के नेताओं में आपसी सिरफुटौल है और चौथा घेरा ममता के परिवार में मची लड़ाई है, जिसमें ममता से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ही तकरार चल रही है। पिछले दिनों जिस तरह चुनाव आयोग के दफ्तर में ममता की पार्टी के दो प्रमुख सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में तकरार हुई और उसका वीडियो लीक हुआ, इससे ये संदेश गया कि पार्टी पर ममता की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ममता के लिए मुर्शिदाबाद की घटना है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु भी ममता पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब पश्चिम बंगाल धीरे धीरे चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है, जहां ममता के सामने जीत का चौका लगाने की चुनौती होगी, वहीं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अपना झंडा फहराने की लड़ाई है। अब इस लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल का भविष्य अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो वक्फ कानून को लेकर इस वक्त देश में पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आपने बंगाल के हाल देखिए। बंगाल से सटा हुआ राज्य है बिहार का। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर भी वक्फ के इस मामले को गरमाया जा रहा है दोनों की तरफ से। पर अभी मैं बात करने वाला हूँ महागठबंधन की रणनीति की। महागठबंधन मतलब कांग्रेस आरजेडी का खेमा। आज पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें आरजेडी थी, कांग्रेस थी, वीआईपी पार्टी थी और लेफ्ट पार्टियां थी। इसको लेकर चुनावी रणनीति बनी, कई सारी बातों पर सहमति बनी, ऐसा कहा गया। लेकिन आज भी इस बात का अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के रास्ते में कोई विघन पैदा कर रही है, कोई व्यवधान पैदा कर रही है? आखिर कांग्रेस का गेम प्लान क्या है, आइए समझते हैं। पटना वाली महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव सेंटर स्टेज पर थे। उनके दाहिनी तरफ वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी थे, तो बाईं तरफ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और उनके बाईं तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार। इनके अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। महागठबंधन की इस तमाम बैठक पर तमाम मुद्दों पर बातें हुई। एक समन्वय समिति बनेगी जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे। वोटर लिस्ट में धांधली भी रोकेंगे। नीतीश सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। बस इस पर बात नहीं हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या नहीं। बाकी बातें जमकर हुई। स्फूर्ति के साथ महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे।
और समय समय पर हम हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे। इस बैठक में 2 लोगों की गैर मौजूदगी को नोटिस किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में थे, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नदारद थे। दूसरी तरफ एलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस भी नहीं दिखे। जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी से सवाल उठा कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस की चुप्पी ने आरजेडी की मुश्किलें भले बढ़ा दी हों, लेकिन मुकेश सहनी ने खुद को उप मुख्यमंत्री जरूर बता दिया। बिहार में बदलाव खास करके बिहार के युवा के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में तो डे 1 से हम लोग कह ही रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हमें काम करना है। और अभी तो देखिए सब चीज़ का एक अभी सब चीज़ का ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे बोल देना है। सब चीज़ का एक समय देखिए, उसके बाद उस पर निर्णय, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, उसमें कहीं पर भी 1% का भी कोई संशय नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे वो सब सारा क्लियर हो गया। रहा कि कुछ चीज़ जो आप सोच रहे हैं तो उसको हम लोग अपने हिसाब से कैसे डील करना है वो होगा समय आने पर, और इसका भव्य तैयारी होगा। सवाल है कि अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो फिर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ कि अगर सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका जवाब जानने के लिए आपको 2 दिन पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में हुई बैठक की तरफ देखना चाहिए, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव मौजूद थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी ही करेगा, लेकिन कांग्रेस ने ये कहकर अड़ंगा लगा दिया कि चेहरा घोषित करने में हड़बड़ी न की जाए। कांग्रेस का तर्क है कि आपस में तय होगा कि आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसको कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को डर है कि कहीं यादव के नाम पर बाकी पिछड़ी जातियां नाराज न हो जाएं। कांग्रेस इस बार बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को गोलबंद करने के पक्ष में दिख रही है। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस को भी लगता है कि लालू राबड़ी राज के जंगल राज वाला डर आज भी बना हुआ है, वही डर जो आरजेडी के साथ गठबंधन में होने के कारण कांग्रेस बोल नहीं पाती, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी उसी जंगल राज का हवाला देकर महागठबंधन का मुंह बंद करते रहते हैं। 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था यहाँ? कोई संस्थान की स्थापना होती थी? मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था? हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जान लीजिए पहले कितना अपराध था। उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। अपराध कितना था? सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा, और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। एक और बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस को अब की बार भी लड़ने के लिए 70 सीटें मिलेंगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि इस बार 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो राजी है। कांग्रेस 50-60 के बीच सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त भी नत्थी कर दी है कि जीतने वाली सीटों पर ही वो लड़ेगी। कांग्रेस ने ये सब निर्णय अपने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के फीडबैक के बाद किया। इसमें चेहरा तेजस्वी थे, उन्हीं के चेहरे पर महागठबंधन आगे बढ़ भी रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, नेतृत्व भी हो रहा है, इसलिए अब नया कुछ चेहरे की बात है कहाँ। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच आरजेडी ने ऐलान कर दिया कि नेता और चेहरा तेजस्वी ही हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जोड़ तोड़ और मोल तोल तेज होता जा रहा है। दिल्ली से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये खबर बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता, खासकर मेरठ वासियों के लिए, पर क्या करें, रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर मेरठ में पति पत्नी के रिश्तों का खून हुआ है। आपको याद होगा सौरभ हत्याकांड, किस तरीके से उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की और उसको ड्रम में चुनवा दिया। फिर हमने आपको कल एक खबर भिवानी की दिखाई, वहाँ भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। और आज हम आपको एक बार फिर मेरठ की ऐसी खबर दिखा रहे हैं। इस बार भी पत्नी ने अपने पति की हत्या की है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, लेकिन इस हत्या को छुपाने के लिए जिस तरीके से सांप का खेल रचा है, जी हाँ सांप का,
वो आपको समझ में आएगा हमारी इस रिपोर्ट में। कैसे मारा था? गलत है। किसने क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया। तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। ये कहाँ लेटाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पर। सुना आपने, रविता कह रही है कि उसने अपने पति के हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा और उसके प्रेमी ने गला दबा दिया। जिसने सुना सन्न रह गया, क्योंकि मेरठ की रविता मेरठ की मुस्कान से भी 2 कदम आगे निकली। आपको याद होगा कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव के टुकड़े एक नीले ड्रम में डालकर ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया था। लेकिन रविता ने साजिश का दूसरा तरीका चुना। पहले तो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर सांप छोड़ दिया, ताकि ये साबित हो जाए कि उसके पति की मौत सांप के काटने से हुई, न कि गला दबाकर हत्या की गई। घटना 13 अप्रैल की है। सुबह सुबह खबर फैल गई कि मेरठ के अकबरपुर सादात गांव के अमित की सांप काटने से मौत हो गई। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही गांव में अमित की मौत की खबर फैली, आनन फानन में पड़ोसी गांव से एक सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने सांप तो पकड़ लिया, लेकिन ये कहकर सबको चौंका दिया कि अमित के शव को देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मौत सांप के डसने से हुई है। घर पे शोर शराबा हुआ। शोर शराबा होने के बाद सभी महल्ले वाले गांव के सभी यहाँ पे आए तो देखा कि बिस्तर पे सांप लेटा हुआ है। जब उसको देखा तो सांप उसके इस कान से लेकर इधर हाथ तक दिखाई दिया। फिर उसके बाद जो सांप को किसी ने नहीं निकाला, गांव के ऐसे देखते रहे। सपेरों को बुलाया, सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। दरअसल अमित की मां को पहले से अपनी बहू रविता पर शक था। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से अमित की पत्नी रविता की अमित के ही दोस्त अमरदीप के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। अमित और अमरदीप एक ही गांव के रहने वाले हैं और टाइल्स लगाने का काम करते हैं। दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से अमरदीप का पिछले 1 साल से अमित के घर आना जाना भी था। 13 अप्रैल की सुबह अमित की डेड बॉडी के साथ सांप मिला। सपेरा बुलाया गया, लेकिन जब सपेरे ने सांप काटने की आशंका से इनकार कर दिया तो अमित की मां का शक गहरा हो गया और उन्होंने अपनी बहू रविता पर अपने बेटे की हत्या के आरोप लगाए। सूचना पर पुलिस आई। FIR दर्ज कराने के बाद अमित का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि मौत का कारण सांप काटना नहीं बल्कि दम घुटना है। इसके बाद पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा था? गलत दबा। किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया। तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। फिर कहाँ लेटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? सांप मैंने मंगाया था। किससे? कहाँ से? निखिल है मोदीपुर का। वहाँ से उसने पैसे में ला कर दिया था। सांप को मन लगता है। कितने? 1000। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था। फिर मैंने रख लिया था। न्याय की पार्टी पे घर गया था। जब मैंने झोले में रख दिया था। तो मारने में कौन कौन शामिल है? कैसे मारा बताओ। कैसे कैसे मारा?
बताओ, गला किसने दबाया, तुमने क्या करा? बोलो। वहाँ पे पहुँचा तो गला तो दोनों ही दबाया। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ दिया था हमने थोड़ा सा उठाकर, जब उसके नीचे सांप छोड़ दिया। सांप एक दिन पहले लेके आए थे? नहीं, और उसी हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। सांप वाले को कहानी बताई थी आपने, कभी इस तरह के मानने वाले? नहीं। रविता और उसका प्रेमी पिछले कई दिनों से अमित की हत्या के ताने बाने बुन रहे थे। पहले से ही योजना बन गई थी कि सोते हुए अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन दोनों पर शक ना हो और अमित की मौत को सांप काटने से हुई मौत मान लिया जाए। लेकिन अमरदीप सांप अरेंज नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये योजना टल रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को रविता अपने पति अमित के साथ सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर गई। रात को लौटने पर अमित थका होने के कारण खाना खाकर सो गया। अमित की मां को शक है कि रविता ने दूध में नींद की गोली मिलाकर अमित को बेहोश कर दिया होगा और फिर रात में रविता ने अमरदीप को बुला लिया और अमरदीप अपने साथ सांप लेकर आया। जब हम 8 बजे लिए तो हमारा लड़का पोता ऊपर से चाप रामटा लेकर आया तो उनने कहा पापा 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 वहाँ हो तो बोले भी उनने एकदम से रिजाई उतार दी। जब उनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ यहाँ फड़ा यहाँ और नू इस तरीके से सांप को लपेटा दीवा रखा और मेरा लड़का नू पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो ने मार दिया और क्या किसी संदेश तो सब बुझ लियो। मैंने यो ही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने। अमरदीप ने खुद ये जानकारी दी है कि उसने किसी सपेरे से 1000 रुपए में सांप खरीदा और योजना के मुताबिक अमित की हत्या के बाद उसके बिस्तर में सांप छोड़कर ऊपर से रजाई से ढक दिया गया। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह अफसोस की बात है कि पति, पत्नी और प्रेमी के त्रिकोण पर रची जा रही साजिशों के बीच मासूम बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। मेरठ की मुस्कान की ही तरह रविता के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है और मां हत्या के आरोप में जेल में हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर है जिसको देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। एक 7 साल का छोटा बच्चा सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क के भीतर अपनी दादी के साथ मंदिर से लौट रहा था, लेकिन मंदिर से वो सुरक्षित घर नहीं लौट पाया। बीच रास्ते में बाघ उसको उठा कर ले गया। उसके बाद उसका शव मिला। सवाल ये कि जब राज्य सरकार के मंत्री से पूछा गया कि इस घटना के लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, तो वो वन विभाग का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचते दिखे। देखिए। सब कुछ ठीक ठाक रहता तो 7 साल का कार्तिक दादी के साथ घर लौटता, लेकिन दादी अपने सीने पर जीवन भर का बोझ लेकर घर लौटी है। पोते का उंगली थामकर घर से निकली थी, लेकिन वापसी में पोता उनके साथ नहीं है और जिंदगी भर का दर्द ये है कि कार्तिक अब कभी नहीं लौटेगा। बुधवार के दिन कार्तिक अपनी दादी के साथ रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में अचानक झाड़ियों की ओट में छिपे एक बाघ ने कार्तिक पर हमला कर दिया। इसके पहले कि कोई कुछ कर पाता, बाघ बच्चे को खींचकर अपने साथ ले गया। बुधवार को रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाघ ने बच्चे पर हमला किया तो कोहराम मच गया। कहा जा रहा है कि बाघ बच्चे को अपने कब्जे में लेने के बाद उसके ऊपर पंजा रखकर देर तक बैठा रहा। भाई मान तो काय नहीं दिखो, काय भी नहीं दिखो तो मन तो वही मम्मा पे ले जाते दिखो।
आपके भी हाथ में लगी टाइगर का झपट्टा? याद लगी फिर आपने क्या किया उसको टाइगर को देख करके? बारह पाड़ी काय करूंगा मो काय करूं लोडा दे आज वो तो लेके पकड़ के चाहिए। दिखता रहा आपको टाइगर ले जाता? घटना की सूचना जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों को मिली, मौके पर एक टीम पहुंची। किसी तरह बच्चे को बाघ के चंगुल से निकाला गया, लेकिन कार्तिक को बचाया नहीं जा सका। जब मैं गाड़ी लेने गया था जस्ट इसमें मैंने तो वहाँ गाड़ी स्टार्ट की जिसमें सुन लिया किसी बच्चे को उठा के ले गया। ये तो कोई वो मैंने तो देखा भी नहीं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का कार्तिक सुमन। रहने वाला कहाँ का? कितने लोग आए थे आप सुबह? कितने लोग आए थे सुबह? हम 4 जने थे साथ में और वो छोटा बच्चा था 5 से। रास्ते में हमने देखा तो एक बच्चा पैदल चल रहा था, उसकी मम्मी के साथ चल रहा था, तो एक अचानक आके टाइगर ने हंगामा करके बच्चे को गर्दन पकड़ के ले गया और पीछे भी भागे। आदमी तो बात नहीं आया और सूचना दे नहीं पाए। आपने खुद ने देखा टाइगर था? खुद देखा मैंने। बच्चे को घसीट करके ले गया, उसकी मम्मी के साथ में बात आगे चल रहा था वो। 7 साल का कार्तिक बूंदी जिले के गोहटा गांव का रहने वाला था। वो अपनी दादी और चाचा के साथ मंदिर गया था। दर्शन के बाद कार्तिक ने रणथंभौर के दुर्ग में तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन इस घटना के बाद कार्तिक की तस्वीरें ही आई। कार्तिक घर नहीं लौटा। कहा जा रहा है कि अभी भी बाघ की मूवमेंट जारी है। इस इलाके में टाइगर, T20, बाघिन सुल्ताना और बाघिन T84 के अलावा उनके शावकों को भी कई बार देखा गया है। कुल मिलाकर यहाँ 3 बाघिन और उनके 9 शावक हैं। माना जा रहा है कि शावक अभी छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे शिकार करने में माहिर बनते जा रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र में आने वाले इंसानों के लिए बड़ा जोखिम है। बताया यही जा रहा है कि ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ तकरीबन 14 बाघ, बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी 5 दिनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, ये बहुत दुखद घटना थी, परंतु इसकी वजह मैं जो मानता हूँ वो ये है कि जो बाघ है वो 23-24 महीने का था। वो एक अल्लड़ सी उम्र है। उस समय उसको एक परिपक्व बाघ की तरह व्यवहार करना आता नहीं है। वो इस तरह का हमला कर सकता है। अब आवश्यकता ये है कि उस स्थिति में उस क्षेत्र में कम आवाजाही हो या आवाजाही वाहन से ही हो। टूरिस्ट जिस तरह की जिप्सी से घूमते हैं उसमें कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से गणेश जी के लिए जो जीपें जाती है उनमें कोई खतरा नहीं है, पर खतरा है पैदल जाने में। पैदल जाने वाला व्यक्ति कई बार बाघ के पास पहुंच जाता है, कई बार बाघ उनके पास आ जाता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उस मार्ग पर पैदल यात्रियों को आवाजाही बंद की जाए एक समय काल के लिए। जब ये बच्चे बड़े होकर के एक दूसरे माँ से बिछड़ जाएंगे तब खूब पैदल जाओ, जैसे कि अब तक जाते आए हैं। रणथंभौर में पिछले 4 दशकों में बाघ के हमले से करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 1987 में पहला हमला त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। 2005 में एक किसान को, फिर 2010 में 3 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया। 2012 में बाघ के हमले में 3 लोग मारे गए। 2015 में 1, 2018 में 3, 2019 में 5, 2023 में 1, 2024 में 1 और अब 2025 में फिर से एक बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी माना है कि कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। कैसे वहाँ टाइगर आ गया जो आमतौर पर दिखता नहीं है। कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए, उस जगह कभी टाइगर आता नहीं है। जांच का विषय है। कार्रवाई और सख्ती जब होगी तब होगी। फिलहाल एक मासूम की जान चली गई। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपने आए दिन ये खबरें देखी होंगी कि शेर, बाघ, तेंदुआ जंगल से निकलकर बस्तियों की ओर आ जाते हैं। हमने टाइगर और इंसान के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अभयारण्य बना दिए, टाइगर रिजर्व बना दिए। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। हम आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी लिए चलते हैं, जहां पर माधव नेशनल पार्क में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जिसके ज़रिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जानवर और इंसान के बीच की जो दूरियां हैं, जो धीरे धीरे कर कम हो रही हैं, इंसान की बस्ती में जानवर पहुंच रहे हैं, ये कितना दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, वो जंगल जो कभी जंगली जानवरों की सुरक्षित पनाहगाह था, अब शहर धीरे धीरे उसकी दहलीज छूने लगा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि टाइगर को नेशनल हाईवे 46 पर सतनवाड़ा के पास सड़क पार करते देखा गया। अब तेजी से बड़े गेट लगाकर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ गेट लगाना ही हल है? जैसे जंगल की आत्मा अब शहर से ये सवाल पूछ रही हो। अगर हम बात करें तो कई बार जानवर इस तरह की टूटी हुई जालियां जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से पार होकर के नेशनल हाईवे 46 पर भी आ जाते हैं और नेशनल हाईवे 27 पर से गुजरने वाला जो हाईवे है वहां भी आ जाते हैं। लेकिन अकेला यह रास्ता जानवरों के लिए नहीं है जिस रास्ते का वो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कई अन्य ग्रामीण और जंगली रास्तों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण इलाकों तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हमलावर होते हैं। नेशनल पार्क प्रबंधन और वन विभाग ने आनन फानन में हाईवे के कॉरिडोर को बंद करने के लिए गेट लगाए हैं, पर जंगली जानवरों के रास्ते कोई दीवार नहीं रोक सकती। रात के अंधेरे में तेंदुए, भालू और अब बाघ भी गांव का रुख कर रहे हैं। ये संघर्ष अब इंसानों के आंगन तक आ पहुंचा है। ग्रामीण दहशत में है। कहते हैं पालतू मवेशियों को घर के आंगन में बांधने के लिए मजबूर हो गए हैं। जंगली जानवर मवेशियों को निशाना बना रहे हैं और वन विभाग मुआवजा भी नहीं दे रहा। हम ज़्यादातर जानवरों से अपना पेट पालन करते हैं जी। तो क्या है कि ये जंगली जानवर जो छोड़े हैं, अब हमारे घरों से वो ज़्यादातर तो तेंदुए हैं। चीते, बाघ वगैरह तो अभी नहीं आए हैं, पर तेंदुए मतलब अपने बछड़ों को, गैयों को, बकरियों को, सबको गांव में से घर से उठा के ले जाती है। ब्लूखो में जानवरों के, जंगली जानवरों के आतंक की समस्या है। हाँ जी, बगैरा परेशान कर रहे हैं। बगेरा मतलब ये तेंदुआ। तेंदुआ। हाँ, तेंदुआ। अच्छा, बगेरा तेंदुआ को बोलते हैं। हाँ, मुआवजा कोई देता ही नहीं है। आवेदन वगैरह लगा देते हैं तो मुआवजा कोई देता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मुआवजा नहीं मिलता। हाँ, कोई नहीं देता। अच्छा, कितने ऐसे गांव होंगे जिन गांवों में जंगली जानवरों का आतंक? तो बहुत हैं। गांव की तो गिनती नहीं की जा सकती, जो मतलब उस क्षेत्र से लगे हुए हैं, सब गांव हैं। नेशनल पार्क से जितने भी लगे हुए क्षेत्र 60 गांव लगे हैं। 60 से ज्यादा गांव। 60 से ज्यादा गांव हैं और सब में आतंक है। सब में आतंक है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही माधव नेशनल पार्क से सटे गांवों में 5 से ज्यादा हमले दर्ज हो चुके हैं। मगरौनी थाना क्षेत्र के दिगवासा गांव में जंगली जानवर ने एक ही रात में 47 भेड़ों का शिकार किया। दूसरे गांव में 10 बकरियों को मार डाला और अब तेंदुए, भालू के हमलों की खबरें अलग। जैसे जैसे जंगलों में दबाव बढ़ता है, जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष अब इंसानों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो ये तो पहले भी घटनाएं होती थी कि जो लेपर्ड है वो बाहर निकल के जाता था और वहाँ भेड़, बकरी जो मिलता है उसकी हैबिट होती है ये सब खाने की। तो मेरी यही वो है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो खा लेगा और खाएगा भी अगर तो हम आपको कंपनसेशन तत्काल दे देंगे। जो गांव वाले हैं वो बस हमारे ऑफिस में, वहाँ पे जो कार्यालय होता है वहाँ पे आवेदन दे दे कि ऐसा ऐसा मवेशी को हमारे मार दिया है, हम तत्काल उसका कंपनसेशन देंगे। माधव नेशनल पार्क के चारों ओर करीब 14 किलोमीटर की घनी रिहायशी बस्ती है। बाउंड्री वॉल बनाने का काम अधूरा है। करीब 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी खुला हुआ है। यही खुलापन जंगल और गांव के बीच संघर्ष को और गहरा बना रहा है। सर, अभी तो पर्याप्त तो नहीं है, बट करना चाहिए पर्याप्त। क्या है, चारों साइड ये कि जानवर आ जाते हैं, बाघ वगैरह आ जाते हैं, चीता वगैरह। बाघ और चीता छोड़े गए हैं नेशनल पार्क में, तो उनकी जो सेफ्टी के लिए, जैसे पब्लिक की सेफ्टी के लिए चारों तरफ अच्छी से बागड़ की जाए या वो तार फेंसिंग जबरदस्त की जाए, तो कम से कम पब्लिक की सुरक्षा तो हो सकेगी। आम आदमी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि वन विभाग सुरक्षा के इंतजाम रखे, जिससे आम आदमी में बाघों के प्रति से चेतना बनी रहे और वो डरे नहीं। अपने यहाँ नगर पालिका से इतना ही कहना है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। जानवर आ जाते हैं, पब्लिक को परेशान करेंगे, पैनिक होगी पब्लिक। इससे अच्छा ये है कि थोड़ी बहुत सुरक्षा बढ़ाई जाए। स्थानीय लोग और जंगल सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिना पूरी तैयारी के टाइगर रिजर्व घोषित करके हमने जंगल की पुकार को अनसुना कर दिया? क्या हमने बाघों और इंसानों को एक अनचाहा युद्ध लड़ने के लिए छोड़ दिया है? जब जंगल सांस लेने को तरस रहा हो और गांव दहशत में हो, तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है? वन प्रशासन का कहना है कि वो लगातार जंगली जानवरों की सुरक्षा के साथ इंसानी सुरक्षा और मवेशियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित हुए काम कर रहा है। अब देखना यह है कि कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और कब इस माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में रहने वाले जंगली जानवर मवेशियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हमलावर होने से बाज आएंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।
आपने अक्सर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे अखबारों में या आपके न्यूज़पेपर में आने वाले पैम्फलेट्स में कि नौकरियां ही नौकरियां, भर्तियां ही भर्तियां। इनको देखकर बेरोजगार युवकों को काफ़ी ढांढस बनता है कि नौकरियां मार्केट में शायद उपलब्ध है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में भर्तियों को बढ़ाने को लेकर मुंबई और पुणे में ऐसी एक स्कीम चला रखी है। किस तरीके से वो युवाओं को प्रलोभित कर रहा है और अपने गैंग में शामिल करवाना चाहता है, ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। सवाल उठा कि किसकी करनी है, जवाब मिला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। मुंबई में सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। सवाल उठा कि कौन है इस दिन दहाड़े हुई हत्या का जिम्मेदार, जवाब मिला लॉरेंस गैंग। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून डाला गया। सवाल उठा कि किसके हुक्म पर गोलियां चली, जवाब मिला लॉरेंस बिश्नोई। यानी पंजाब से महाराष्ट्र तक कई जगहों पर गोलियां चल गई, लाशें बिछ गई, डर और खौफ का माहौल बन गया और इसका इल्जाम लगा उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर, जो इन दिनों अहमदाबाद की जेल में बंद है। दरअसल लॉरेंस धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम होता जा रहा है और अब एनडीटीवी को मिल रही जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का और विस्तार करने की फिराक में है। उसके निशाने पर है मुंबई और पुणे के भटके हुए युवा। एक खुफिया एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुट मुंबई के लड़कों को कई तरह से बहला रहा है। वो बता रहा है कि इस गैंग में आने से ताकत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अपने इलाके में रुतबा बढ़ेगा। देश में ऐसे कई शहर हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर काम करने को तैयार बैठे हैं और काम कर भी रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुनाहों की दुनिया में है। अब इसी बिश्नोई ने अपने गुनाहों के साम्राज्य विस्तार के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी का यह भी दावा है कि बिश्नोई गैंग लोगों को ऑनलाइन रिक्रूट कर रहा है। वो सोशल मीडिया की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय बेरोजगार उसके निशाने पर हैं। अब तक ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से लोगों को रिक्रूट करने की जानकारी एजेंसी के पास है। दरअसल लॉरेंस पिछले एक दशक से जेलों में बंद है, लेकिन वहीं से वो अपना नेटवर्क बढ़ाने में जुटा रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू किया है। एजेंसी को महत्वपूर्ण लीड्स भी मिली हैं और ऐसी भर्तियां रोकने की कोशिश भी चल रही है। असल में लॉरेंस गुट इस बात को भी देख रहा है कि बदलते हुए माहौल में कौन से छोटे छोटे गुट काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुणे में कई छोटे गैंग्स खड़े हो गए हैं। वो नई कंपनियों या लैंड डीलिंग का फायदा उठा रहे हैं, जमीन कब्जा, वसूली आदि भी कर रहे हैं। ऐसे गुटों को लॉरेंस के साथ जुड़ना फायदेमंद लग रहा है। तो मुंबई और पुणे में पुलिस के लिए अलार्म बज चुका है। वो सावधान रहें, साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी और खासकर नए बनते गैंगस्टर और आपराधिक गुटों को रोकना होगा। बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को निशाना बनाते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर रहा है। वहीं पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर बनाए हुई है जो किसी न किसी माध्यम से इस गैंग से जुड़े हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। लखनऊ के इस अम्बेडकर स्मारक से हमारी विशेष कवरेज आप देख रहे थे। शुभ रात्रि।